हम नेक्स्ट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी असेसमेंट ऑफ सेवेरिटी हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए 3 हमारे पास होते हैं। एक तो हमने बताया था माइल्ड एंड सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को किस तरह से करते हैं। एक होता है कि वी हैव द एपाचीज 2 स्कोर, ग्लासको स्कोर होता है, स्केल होता है और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास रैनसन्स क्राइटेरिया होता है। रैनसन्स क्राइटेरिया ये है कि जो है ना, ये मैंने आपको मेडिसिन पढ़ाते हुए भी हमने ये डिस्कस किया था क्राइटेरिया, अगर आपको याद हो। तो इसमें 11 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो हम एडमिशन के टाइम पे मेजर करते हैं और 6 जो हैं वो एडमिशन के 48 आवर्स के बाद हम देखते हैं। जैसे एडमिशन में वो कह रहे हैं, जैसे आपके पास एक पेशेंट आएगा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, मतलब अब आपको नहीं पता कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या, आपने जल्दी से उसकी एज नोट करनी है, 55 ईयर से ज़्यादा हो अगर एज, और फिर आपको उसका सीबीसी करवाओगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट आपको 16,000 से ज़्यादा मिल रहा है। ब्लड ग्लूकोज उसका करवा रहे हो तो 200 से ज़्यादा मिल रहा है। एलडीएच लेवल करवा रहे हो सीरम का तो वो 700 से ज़्यादा मिल रहा है, और एएसटी करवा रहे हो तो 250 से ज़्यादा मिल रहा है। सो ये आपने देख लेना है। फिर आपने 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन आपने नोट करना है हेमाटोक्रिट डिक्रीज़ अगर 10% से ज़्यादा हो गया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेशन 5 से ज़्यादा हो गई है, सीरम कैल्शियम जो है वो 8 से कम हो गया है, हाइपोकैलेसीमिया हो गया है, वो क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया था, आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो 60 से कम हो गया है, बेस डेफिसिट जो है वो 4 से ज़्यादा हो गई है, एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन 6 लीटर से ज़्यादा हो गया है। तो इन सब को आपने नोट कर लेना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हो। अब हमने मोर्टेलिटी देखनी है, सेवेरिटी देखनी है। अगर तो आपका जो साइंस है वो 2 तक है तो 0% मोर्टेलिटी है। अगर 3 to 4% 4 साइंस आपको मिल रहे हैं तो 15% है। अगर 5 to 6 है तो 50% है। अगर 6 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो 70 to 90% मोर्टेलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो एक पेशेंट आया है, उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स है, आपने सीबीसी करवाई, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट जो था वो 20,000 था। फिर आपने उसका सीरम कैल्शियम लेवल चेक किया तो वो 4 था। फिर आपने उसका जो है वो ऑक्सीजन लेवल देखा तो वो जो है वो 50 था। ठीक है, फिर आपने उसका जो है हेमाटोक्रिट डिक्रीज देखा तो वो जो था वो 10% से ज़्यादा हो गया। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी मोर्टेलिटी कितनी होगी, मतलब आपको क्या लगेगा कि अब उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस कितने हैं। तो 50% मोर्टेलिटी उसकी होगी क्योंकि 5 चीज़ें पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इसी तरह हमारा जो है वो ऊपर जो हमने देखा कि एपाची स्कोर है वो अगर 8 से ज़्यादा है, ग्लासको स्कोर जो है वो 3 से ज़्यादा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है 150 से ज़्यादा है, और क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं वो वर्सनिंग हो रही हैं, तो ये भी हमें भी बताएंगे कि सीवियर डिजीज़ है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कितनी सीवियरिटी की तरफ गया हुआ है और पेशेंट के बचने के चांसेस कितने हैं और मरने के चांसेस कितने हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस और फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। लोकल क्या हो सकती हैं, वहाँ पे फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटिक एब्सेस या सूडोसिस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि नेक्रोसिस हो सकती है, पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस हो सकती है, इसके अलावा सूडोसिस्ट बन सकती है। सूडोसिस जो है इसमें क्या होता है कि क्योंकि वो पैंक्रेटाइटिस हुआ होता है ना, तो जूस जो होता है वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होता, वो वहाँ पे कलेक्ट हो के क्या बना देता है, एक पूरी सिस्ट बना देता है, उसको कहते हैं सूडोसिस्ट बन गई है। फिर एब्सेस बन सकती है जो कि एक्चुअली पस जो है एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो वो एब्सेस बन जाएगी। फिर एसाइटिस हो सकती है, एफियन हो सकती है, फिर क्या हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। दिस इज़ लोकल कॉम्प्लिकेशंस। देन सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी चाहिए कि पल्मनरी में क्या हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर, हेमेटोलॉजिकल, जीआईटी। अब पल्मनरी में क्या हो सकता है, अगर वो इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में फैल जाएगा, अगर लंग्स में चला जाता है तो क्या होगा, निमोनिया, एटेलेक्टेसिस,
आर्ड्स हो जाएगा, प्लूरल फ्यून हो जाएगी। फिर अगर सीवीएस में क्या कर सकता है, क्योंकि फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन हो गई है ना, तो हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया और पेरिकार्डियल फ्यून हो सकती है। इसी तरह हेमाटोलॉजिकल क्या हो सकता है, डीआईसी हो सकती है, जीआईटी हेमरेज हो जाएगा ड्यू टू पेप्टिक अल्सर एंड पोर्टल वेन सिम्प्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस। रीनल में क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, ओलिग्यूरिया हो सकता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। मेटाबॉलिक में क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोगलाइसीमिया। देन सीएनएस में क्या हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है और फैट एम्बोलस बन सकता है, और फैट नेक्रोसिस हो सकती है ड्यू टू इंट्राएब्डोमिनल स्पॉनिफिकेशन। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपके यूक्यू इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। दो तरह से आप क्लासीफाई करेंगे, लोकल कॉम्प्लिकेशंस और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे और लिख लेंगे। मैनेजमेंट देख लें कि माइल्ड अगर है या सीवियर है तो उन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। माइल्ड में आप क्या करोगे कि जिस कंजर्वेटिव अप्रोच करोगे, जिसमें क्या होगा, आईवी फ्लूइड दोगे, मॉनिटरिंग वाइटल करोगे और वाइटल मॉनिटरिंग करके एनाल्जेसिया दोगे, पेशेंट की पेन के लिए एंटीएमेटिक्स दोगे अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है। और इसके अलावा जो है रिकवरी जो है वो 72 घंटों के अंदर अंदर हो जाती है माइल्ड केसेस में। लेकिन जो सीवियर होता है ना, उसमें उसको पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट करना होता है, उसको फ्लूइड्स देने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो जो स्पोर्टिव मैनेजमेंट होती है ना, तो हम डिस्कस करते होते हैं कि रिससिटेशन विद मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन इफ रिक्वायर्ड विद एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, वाइटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। इसके अलावा हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करेंगे उसकी। देन इसके अलावा जो है हम आईवी फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को, उसको अगर दर्द है तो एनाल्जेसिया देंगे, और जो है उसकी वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, उसको जो है वो एबीजीज करवाएंगे उसकी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन। जीएटी के केसेस में ना आपको नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन इमरजेंसी मैनेजमेंट में आनी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे, एलएफटीज, आरएफटी, सीरम, कैल्शियम, शुगर, टीएलसी, एलडीएच का लेवल चेक कर लेंगे टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ स्वेरिटी, जैसे कि हमने देखा था। और फिर एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस इसमें देते हैं सीवियर केसेस में। माइल्ड केसेस में जो है एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, इस केस में देंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है वो नेक्रोसिस और एब्सेस बनने का भी खतरा होगा, तो हमने उस प्रोफिलैक्सिस देनी है। फिर सीटी स्कैन करवा लेंगे, ईआरसीपी करवा लेंगे अगर कोई स्टोन है तो उसको रिमूव करने के लिए। और अगर हमें लग रहा है कि हमें जो है गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम जो है वो कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि वो स्टोन की वजह से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ है या किसकी वजह से, कॉज को रूल आउट करके उसको ट्रीट करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम देते हैं, सिस्टमिक सपोर्ट देते हैं, जिसमें अगर सीवीएस जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट सही तरह से काम नहीं कर रहा ड्यू टू हाइपोटेंशन, तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डोब्यूटामीन वगैरह। और फिर रीनल फेलियर के केस में डायलिसिस करवा सकते हैं हम, रेस्पिरेशन के केस में वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, मेटाबॉलिक अगर हाइपोकैलेसीमिया है तो आईवी कैल्शियम देंगे और इंट्रामस्कुलर मैग्नीशियम देंगे। फिर रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि पेशेंट को अगर वहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है, एब्सेस बन गई है, तो सीटी स्कैन गाइडेड नीडल जो है ना वो पास करेंगे, जो भी नेक्रोसिस हुई होगी, पस हुई होगी, वो हम निकाल लेंगे और फिर हम वहाँ पे कल्चर के लिए भेज देंगे और फिर ड्रेन प्लेस कर देंगे फॉर कंटिन्यूस ड्रेनेज। सो ये तब हम करते हैं जब कोई एब्सेस बनी हो या बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो गई हो, तो सीटी स्कैन ऊपर हम करेंगे, साथ साथ नीडल अंदर घुसाएंगे, जो भी नेक्रोटिक टिश्यू होगा, पस होगी, उसको एस्पायर करेंगे, उसका सैंपल करवाएंगे और कल्चर करवा के देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया है और वो उसकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कंटिन्यूस एब्सेस बनती जाएगी और ज़्यादा और नेक्रोसिस होती जाएगी, तो उसको कंटिन्यूस ड्रेन करने के लिए ना हम एक बाहर ड्रेन लगा देते हैं, जिसमें वो ड्रेन होता रहता है। ठीक हो गया। फिर सर्जरी आ जाती है, वो कहते हैं कि इसमें जो है अगर अगर वहाँ पे नेक्रोटिक पैंक्रियाज हो गया, मतलब अब दूध सोचें कि पैंक्रियाज बिल्कुल मर गया है, उसकी डेड हो गया टिश्यू सारा इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो अब जो है वो हम नेक्रोटिक पैंक्रियाज को अंदर तो नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, नेक्रोसेक्टमी कर देंगे, जो भी हिस्सा नेक्रोसिस हुई होगी उसको रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। फिर होता है क्लोज्ड। अब ना हमारी दो तरह की न्यूरोसेक्टमी हो सकती है। अब देखें, एक केस है कि जिसमें ना क्लोज्ड कंटिन्यूस ड्रेनेज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो पैंक्रियाज होता है ना
उसको उसके अंदर ना हम 2 ड्रेन्स प्लेस कर देते हैं और वो उसको इरिगेट करता रहता है, जो भी नेक्रोटिक टिश्यू होता है उसको बाहर निकालता रहता है। फिर एक होता है क्लोजर एंड रीलेप्रोटमी, उसमें हम क्या करते हैं, नेक्रोसेक्टमी करके ना तो हम उसको क्लोज़ कर देते हैं और फिर जो 48 टू 72 आवर्स के बाद दोबारा से रीओपन करते हैं और दोबारा हमें नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा तो दोबारा से ड्रेन करते रहेंगे और ये मतलब बार बार रिपीटेड अगेन एंड अगेन अनटिल सारा वो गंद जो है ना वो बाहर निकल जाए। ऑब्वियसली इस केस में क्लोजर एंड रीलेप्रोटमी में जो है ना ये बहुत मसले की बात है, इससे तो पेशेंट की और बुरी हालत हो सकती है। तो बेस्ट मेथड यही होता है कि हम क्लोज कंटिन्यूस ड्रेनेज करते जाएँ। ठीक हो गया, और साथ साथ हम उनको सपोर्ट देते जाएंगे। सो दिस इज़ अ पिक्चर, ये आपको नज़र आ रहा है कि पेंक्रियाज है ये वाला, ठीक है, नेक्रोसिस हो गई है। सीटी गाइडेड हम जो है वो ड्रेन डाल देंगे और वो जो है ना उसको ड्रेन करता रहेगा। 55 years old woman present with a sudden severe epigastric pain which soon become generalized. Past history of repeated biliary colic. और इसमें जो की पॉइंट है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एमालेज लेवल, जो कि जो है सबसे ज़्यादा होता है इन केस ऑफ पैंक्रियाज। सो पैंक्रेटाइटिस और स्पीयर एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि शुरू में एपिगैस्ट्रिक रीजन में थी फिर जनरलाइज हो गई, और हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड बिलियरी कॉलिक। तो अब जो है ना ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होगा। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे एक्यूट फेज़ की, वो सब आप लिखेंगे जो हमारी एक्यूट फेज़ मैनेजमेंट होती है। एडमिट करेंगे, आईवी लाइन पास करेंगे, आईयूपी मॉनिटरिंग, वाइटल्स, एनाल्जेसिया, एंटीमेटिक्स, फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्सिस, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन और वो सब कुछ। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में यू विल डू द सर्जरीज, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस आप लिख देंगे जो जो करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह, और फिर आप सर्जरी लिखेंगे। सर्जरी जो है उसमें वी हैव द एक तो न्यूरोसेक्टमी है जिसमें वी हैव 2 टाइप्स, क्लोज्ड कंटिन्यूस ड्रेनेज एंड क्लोयर एंड रीलेप्रोटमी। और ड्रेनेज जो है वो हम प्लेस कर देते हैं, अगर कोई हमें स्टोन मिलता है तो एआरसीपी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं, और कॉलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं अगर हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मिलते हैं। और सीटी गाइडेड नीडल जो है उसे हम नेक्रोटिक पस या मटेरियल, जो नेक्रोटिक मटेरियल होता है या पस होती है, उसकी हम ड्रेनेज करते हैं। ठीक हो गया। Next is a 35 years old female presented in emergency with a severe epigastric localized pain, vomiting and abdominal distension. एग्जामिनेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन, पल्स ज़्यादा है, बीपी कम है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 35 है, severe epigastric टेंडनेस, मल्टीपल टाइनिंग गॉल स्टोन्स जो हैं उसको पहले थे, तो गॉल स्टोन्स की हिस्ट्री है, और फिर ये शॉक में पेशेंट आ रही है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस जो हैं करवाएंगे, इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे, CBCSR, सी रेक्टिव प्रोटीन, सीरम एमएलए, सीरम ग्लूकोज, और सारी वो आप लिखोगे कि बिलिरुबिन लेवल, क्लाइन फॉस्फेटेज लेवल, LDSD, और इसके अलावा RFTs LFTs करवाओगे, RCP MRCP, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, वो सब कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि 45 ईयर्स ओल्ड मेल इज़ एडमिट इमरजेंसी विद डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट, उन्होंने बता दिया पैंक्रेटाइटिस। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ के लिए रैंसन स्कोरिंग सिस्टम आपने लिखना है सारा का सारा जो हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया। इसका एक निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ, वासब, WASAB, वासब मतलब W फॉर WBCs, और A फॉर एज, B S फॉर सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस मतलब LDH लेवल, A फॉर एस्पार्टेट अमाइनोट्रांसफरेज, और B फॉर ब्लड ग्लूकोज। और इसके अलावा जो है मैं आपको इनिशियल 48 आवर्स का निमोनिक बता देती हूँ, उसमें वी हैव द बेस BH, बेस BH में B फॉर 1 लेवल, A फॉर आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर, S फॉर सीरम कैल्शियम, E फॉर एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, B फॉर जो है बेस डेफिसिट, H फॉर हेमाटोक्रिट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने उसकी स्कोरिंग करके ना बताना है कि इतने साइंस होंगे, कोई इतनी % मोर्टालिटी होगी, उसको एक्सप्लेन कर देना है। देन इन्यूमरेट द वेरियस लोकल कॉम्प्लिकेशंस आपने लिख देनी है। लोकल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं कि वहाँ पे एब्सेस बन सकती है, सूडोसिस्ट बन सकती है, साइटिस हो सकती है, और नेक्रोसिस हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, इन्फॉक्शन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और
इसके अलावा एफयूएन हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 years old male presents in the emergency, short history of severe epigastric pain। तो एक्यूट केस है ये। पल्स उसकी ज़्यादा है, पीपी जो है ड्रॉप है, टेम्परेचर है, मलेज लेवल ज़्यादा हुआ है। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होगा। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले लिखना है स्पोर्टिव मैनेजमेंट और फिर आपने सर्जिकल मैनेजमेंट लिख देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 35 years old मेल है, सडन स्वीयर एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब एक्यूट केस है, वॉमिटिंग के साथ, टेंडर अपर एब्डोमेन, रिजिडिटी ऑफ द मसल्स ऑफ एब्डोमेन। तो एक्सरे एब्डोमेन इज़ नॉर्मल। तो इसमें जो है ना मार्क टेंडरनेस, एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग है। तो इसमें बहुत वेग सा सिनेरियो है, लेकिन एक्सरे एब्डोमेन जो है ना वो अगर नॉर्मल है ना तो फिर आप एक्यूट पैंक्रेटाइटिस लेबल करोगे। और फिर आपका आ जाता है कि मतलब इसमें आपको ना टेंडर एब्डोमेन तो उसमें भी मिल सकता है ना, लाइक पेरिटोनाइटिस में या जो है उस केस में ना। तो लेकिन ये वो वाला केस नहीं है। अगर डायफ्राम मतलब सारा ठीक है या कोई भी नहीं है अंदर, डायफ्राम परफोरेशन नहीं है, तो फिर ये चीज़ आ जाती है। अदरवाइज़ पेप्टिक अल्सर और इसमें सिनेरियोज में बहुत वेग सा डिफरेंस होता है। तो अगर एक्सरे एब्डोमेन नॉर्मल है ना तो फिर आप एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सोचोगे और फिर इन्वेस्टिगेशंस आप बता दोगे सारी की सारी। तो आसान सा क्वेश्चन है। पैंक्रियाटिक एब्सेस की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन हो जाती है पास की पैंक्रियास के पास। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कहीं भी एब्सेस होती है ना तो हम क्या करते हैं? एस्पिरेशन करते हैं या इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि डीप है ना तो इंसिजन एंड ड्रेनेज तो नहीं होगी, लेकिन हम अंदर जाके परक्यूटेनियस स्किन के थ्रू एस्पिरेशन करेंगे रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के थ्रू। और फिर वी हैव द टॉपिक सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट। इसको थोड़ा सा देख लें कि होता क्या है कि जब आपको पता है वहाँ पे पैंक्रियाटाइटिस हुआ होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, तो उसके रिज़ल्ट में वो फ्लूइड जो बाहर आ रहा होता है ना, वो वहाँ पे जमा होकर ना पैंक्रियाटिक फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। एमाइलेज रिच फ्लूइड होता है और वो एक इकट्ठा होकर ना एक वॉल सी उसकी गिट बन जाती है, लेकिन वो कोई वॉल जो है ना एपिथेलियम की नहीं होती। ठीक है, वो फाइब्रस टिश्यू की होती है या ग्रैनुलेशन टिश्यू की एक वॉल उसकी गिट बन जाती है फ्लूइड के अंदर, तो एक सिस्ट सी बन जाती है। तो कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बाद बनती है, लेकिन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के बाद भी बन सकती है या पैंक्रियाटिक ट्रॉमा के बाद भी बन सकती है। और ये जो है ना तकरीबन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के 4 हफ्ते बाद जाके बनती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक सिस्ट है ना तो हमें मैस मिलेगा आफ्टर एन अटैक ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, और साथ में पेशेंट पेन, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस उसको पहले से हो रही होगी, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब ना वो एक मैस है ना तो मैस इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा ना, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आएंगे, अर्ली से साइटिटी हो जाएगी, पेशेंट का पेट फुल हो जाएगा जल्दी क्योंकि एक मैस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से हम इसको डायग्नोज करेंगे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम जब करेंगे तो साथ में हम क्या करते हैं? सिस्ट की एस्पिरेशन कर लेते हैं और फिर साथ में हम जो है वो इसका एमएलएज और सीईए का लेवल भी चेक करते रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो है ना अगर तो हमारा सीईए का लेवल जो है वो 400 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे नियोप्लाज्म बन चुका है, म्यूसिनस नियोप्लाज्म। तो इसको इसलिए हम चेक करते हैं। फिर हमारी जो ट्रीटमेंट होती है वो ईआरसीपी या एमआरसीपी के थ्रू होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि सिस्ट जो है वो रप्चर कर सकती है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा, मेलाना हो जाएगा, ये पेरिटोनियम के अंदर रप्चर करेगी तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करेगी, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करेगी। मैनेजमेंट क्या होता है कि कहते हैं खुद बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अगर वो 6 सेंटीमीटर से बड़ी है और 12 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है तो ये है कि वो अब रिजॉल्व नहीं होगी क्योंकि उसके साइज़ बढ़ गया है। फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है वो 2 काम करते हैं। सिस्ट को देखिए, सोचने वाली बात है कि सिस्ट को क्या करना चाहिए। अब सिस्ट को हम एंडोस्कोपिकली ड्रेन करेंगे। अब ड्रेन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो अंदर जाके उसको उठा के बाहर ले आएंगे, नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे कि सिस्ट को ना किसी
किसी चीज़ के अंदर ड्रेन करना है। लाइक स्टमक के अंदर पहले से खाना शाना पड़ा होता है और आपको पता है ड्यूटेनम में भी पहले से फ्लूइड और खाना शाना पड़ा होता है। तो हम ये टेक्निक करते हैं कि हम ना सिस्ट के साथ ना स्टमक को जोड़ लेते हैं या सिस्ट को हम ड्यूटेनम के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये होता है कि सिस्ट का जो भी कंटेंट होता है ना वो या तो स्टमक में चला जाता है या ड्यूटेनम में चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी, सिस्टोड्यूडेनोस्टमी। ये 2 प्रोसीजर्स हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये तो थी ना एंडोस्कोपिकली ड्रेनेज। सर्जिकल ड्रेनेज क्या है कि हमने ओपन किया, मतलब एब्डोमिनल इंसिजन के थ्रू, और फिर हमने जो है वो क्या किया कि सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी या सिस्टोजिस्नोस्टमी की। अब होता ये है कि इस केस में जब हमने ऑब्वियसली ओपन करना है एब्डोमेन को, तो उसके लिए ये है कि हम अब ओपन कर रहे हैं ना, तो अब हमें इंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को भी ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है वो स्किन को इंसिजन देते हैं, फिर सारे मसल्स वगैरह को साइड पे करते हैं, पेरिटोनियम खोलते हैं, उसके अंदर स्टमक पड़ी होती है। स्टमक की इंटीरियर वॉल को हम जो है वो ओपन करके फिर हम जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक को जो है ना खोलते हैं। तो ऑब्वियसली जो सिस्ट पड़ी होगी ना वो स्टमक के ऊपर नहीं पड़ी होगी, स्टमक के पीछे होगी। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है वो, अगर आपको उसकी लोकेशन याद हो एनेटमी में, तो वो पैंक्रियाज थोड़ा स्टमक के ना पीछे करके होती है, तो वहाँ पे सिस्ट पड़ी होगी। तो फिर आप क्या करोगे कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक को जो है इंसिजन दोगे, फिर आप एनास्टोमोसिस बनाओगे पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक की सिस्ट के साथ। ठीक है, मतलब ये सोच लें कि स्टमक है, उसके पीछे सिस्ट पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली स्टमक की सबसे पहले इंटीरियर वॉल को खोलोगे, फिर पोस्टीरियर वॉल को खोलोगे, फिर सिस्ट आएगी। सिस्ट की इंटीरियर वॉल को खोलोगे और इंटीरियर वॉल ऑफ सिस्ट, जो सिस्ट का कंटेंट है वो स्टमक में जो है वो ड्रेन होगा। फिर आप क्या करते हो, जब सिस्ट वो ड्रेन हो जाती है तो फिर आप दोबारा से पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक को, तो उसी तरह उसके अंदर ड्रेन हो गया था, इंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को क्लोज़ करोगे और फिर आप इस तरह से काम करते हो। समझ आ गई होगी आई होप आपको कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्कोपिक ड्रेनेज एंड द सर्जिकल ड्रेनेज। एंडोस्कोप में आप एंडोस्कोप के थ्रू सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी और सिस्टोड्यूडेनोस्टमी करते हो। जो सर्जिकल है उसमें आपको इंसिजन देना पड़ता है, इंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक में भी और पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक में भी। ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई है आगे करके ना बुक पे, उसमें आपको दिखाया हुआ है कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है स्टमक के पीछे जो है वो सिस्ट पड़ी हुई है। एंडोस्कोपिकली हम ड्रेनेज कर रहे हैं सिस्ट की। दिस इज़ नोन एज एंडोस्कोपिक ड्रेनेज। इसमें क्या करेंगे, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ योर बुकिश पिक्चर, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमने इंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को काटा हुआ है, फिर हमने पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक को काटा है, और फिर जाके क्या हो रहा है, सिस्ट जो है वो स्टमक में ड्रेन हो रही है। दिस इज़ नोन एज cystogastrectomy by the open drainage. So this is all about the acute pancreatitis, pancreatic abscess, pseudopancreatic cyst.